नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसमें हम आपको सरसों की बुआई और खेत तैयार करने से लेकर कटाई तक की सब जानकारी एक ही वीडियो में देंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे वीडियो देखने की नौबत नहीं आएगी। किसान भाइयों, सरसों को तिलहन फसलों में रबी एक प्रमुख स्थान होता है। इसमें सीमित सिंचाई में भी कर सकते हैं। सरसों की अच्छी तरह से खेती करने पे अच्छी मुनाफा कमाया जा सकता है। वैसे भी 2 साल से सरसों का रेट अच्छा है। इस वजह से अगर हम थोड़ा और मेहनत से खेती कर लेंगे तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अपने खेती में खरपतवार खत्म करने के लिए बहुत किसान भाइयों स्प्रे करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों नहीं कर पाते हैं। कहीं आपको पौधे की जो ग्रोथ है वह अफेक्ट होता है, वह प्रभावित हो जाती है। आपकी वह पौधा इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसके लिए निराई गुड़ाई का सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि निराई अगर आप जिस खेत में करेंगे तो उसमें पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। सरसों बुआई के 20 से 25 दिन के बाद कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों व कीट नियंत्रण की बात करें तो इस समय आपने देखा होगा कि लगभग जितनी कच्ची हरी फसलें होती है वे सभी समय पर कट चुकी होती है। बात अब करते हैं कि अपनी सरसों की फसल अरे में देखना। खाद और पानी लगाने अरे यहाँ की। सुन सुन। किसान यहाँ सुन भाइयों, सुन। अगर आपके सरसों की फसल की धान झाड़ा की। बुलवाई मिट्टी में बोई गई है या पथरीली मिट्टी में या लाल मिट्टी में बोई गई है, कुछ सरसों में सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करनी होती है। वहीं अगर आपने सरसों की बुआई काली मिट्टी में या दोमट मिट्टी में की हुई है तो आप ये सिंचाई 30 से 35 दिन के बाद भी कर सकते हैं। आप किसान भाइयों, इस सिंचाई के साथ ही आपको अपने खेत में खाद डालने होते हैं, क्योंकि इस समय पौधे का विकास हो रहा होता है। इस समय पौधे का ज़्यादा से ज़्यादा पोषण की तो आवश्यकता हम मेरे तो होती है, वीडियो लिया क्योंकि भाई। इसी समय पौधे में पत्तियां, तने बनने चालू होते हैं, पत्तियां निकलने चालू कैसे होती तू है। कैसे कुछ करना समय उसको बाद समझ में फूल नहीं चालू है अपने वीडियो को। बढ़ना चालू हो जाते हैं और पोषण को पूरा करने के लिए खाद डाल के पूरा करना होता है। इस समय सरसों में नाइट्रोजन विशेष रूप से चाहिए होती है और पानी के साथ आपको अपने खेत में यूरिया डालना होगा। तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 30 से 35 केजी यूरिया डालना चाहिए और साथ में सल्फ़र ज़रूर डालें, क्योंकि इस सल्फ़र का तिलहनी फसलों में इसका अहम रोल होता है। सल्फ़र इन फसलों में बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे उपज में बढ़ाने में सहायता होती है। इसके तेल की मात्रा भी बढ़ा देता है। किसान भाइयों, खाद देने से पहले 2-3 बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यकता है। जब भी आप अपनी सरसों की फसल में यूरिया डालें तो वह यूरिया फ्रेश हो, मतलब दानेदार हो। कई बार क्या होता है कि यूरिया काफ़ी टाइम का रखा हुआ होता है, उससे ढेले बन जाते हैं। जब उन ढेलों को फोड़ा जाता है तो तब ये यूरिया पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम पाउडर वाले यूरिया को अपने सरसों की फसल में डालते हैं तो ये पाउडर सरसों के पत्तों में चिपक जाती है। जब इस पत्ते पर रात को ओस पड़ती है तो ये जो पाउडर घुलने लगता है और पत्ते के जरिए पौधे के अंदर चली जाती है और बाद में ये पत्ते झुलस जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जब भी आप यूरिया डालें तो वह पानी से पहले डालें, ना कि पानी के बाद। सरसों के फसल में यूरिया पानी के पहले डालना चाहिए और इससे आपके फसल को ग्रोथ ज़्यादा होगी। यही था कि आपको ये सब जानकारी दी जाए। किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अपने आप के लिए नई नई जानकारियाँ इसी तरह लेके अरे देखना। अरे यहाँ सुन सुन। यहाँ सुन सुन। धान झाड़ा की। तो हम मेरे तो वीडियो लिया भाई।
तो खाली कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, छोड़िए। हाँ, अपने वीडियो भेज देते हैं, छोड़ देना। मैं लक्ष्मण कुमार और आप देख रहे हैं द टाइम्स न्यूज़। ये वीडियो में ये बात करेंगे कि सरसों में जब फूल आना प्रारंभ होते हैं तब हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाइयों करते हैं जिससे कि सरसों में फूलों का विकास अच्छे से नहीं हो पाते हैं और कलियां भी कम आती और पैदा भी कम होती। इस वीडियो में आपको सरसों में फूल आते समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाना चाहते हैं। किसान भाइयों, जहां भी बुआई हुई है सरसों में फूल आना प्रारंभ हो चुकी है। अगर हम ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो फूलों को ज़्यादा आना चाहिए, तब फलन भी ज़्यादा आएगी और पैदावार भी ज़्यादा होगी। किसान भाइयों, ये वीडियो में ये सरसों में बात अगर करेंगे लगभग 60 से कि 75% जब जब फूल आ आना चुकी है प्रारंभ तब होते हैं, आप तब यूरिया हमें का किन प्रयोग न चीज़ों का करें। ध्यान इसके रखना अलावा चाहिए, सिंचाई किन करने बातों का वाले हैं ध्यान और आपकी सरसों करना में 10 से चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके बीच फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। सर्दियों में कैसे अपने फसलों को पाले से बचाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सर्दी का मौसम शुरू होते ही किसान भाइयों के सामने ठंड एक समस्या बन के खड़ी हो जाती है। जब सर्दी अपनी चरम सीमा पे होती है उस वक्त किसानों को अपनी फसलों की चिंता बढ़ जाती है कि हम अपने पाले से अपने फसल को कैसे बचाएं। और इस समय पाला भी ठंडे के मौसम में पाला भी ज़्यादा पड़ जाती है जिससे रबी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों चाहते हैं कि पाले से किसी भी तरह अपनी आलू, अरहर, सरसों, गेहूं, अन्य फसलों को कैसे बचाएं। पाला पड़ने की आशंका 1 जनवरी से 10 जनवरी तक अधिक रहती है जब आसमान साफ और हवा न चल रही हो और तापमान कम हो जाए तब पाला पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। कभी कभी जनवरी के माह में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में ओस की बूंदें जम जाती है। इस अवस्था को ही किसान भाई पाला कहते हैं। पाला से कैसे हम अपने फसलों को बचाएं, इसका भी उपाय है। इसके लिए किसान भाइयों पहले आप गंधक के तेजाब का छिड़काव करके फसल के ऊपर छिड़ देते हैं जिससे वहाँ की तापमान गर्म हो जाती है और फसल को नुकसान कम होती है। इस उपाय से अपने फसलों को बचाया जा सकता है। पाले में सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होते हैं। इसके बचाव के लिए गांव में पुआल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पुआल को अपने पौधे के नर्सरी में ऊपर से बिछा दें या फिर डाल के भी अपने पौधे को ओस से बचा सकते हैं। या आपके नज़दीक में अपने बाजार से प्लास्टिक लेके भी प्लास्टिक का चादर बना के अपने नर्सरी में ऊपर से लगा सकते हैं। इससे क्या होगी कि आपके हवा भी इसमें आसानी से और धूप भी हल्की हल्की पौधे को मिल जाएंगे जिससे हम नर्सरी के पौधे को बचाया जा सकता है। हवा को रोकने से भी आपके खेतों में पाले कम पड़ते हैं। इसके लिए किसान भाइयों अपने खेतों के चारों ओर मेड़ों में या आर के ऊपर झाड़ियाँ और पौधे लगा के अपने हवा को रोक सकते हैं जिससे शीतलहरी होने की संभावना कम हो जाती है और आपके पौधे को नुकसान कम होता है। इस प्रकार हम फसल, नर्सरी तथा छोटे फल वृक्षों के पाले से बचा सकते हैं। विदेशों में तो अपने महंगे पौधे को बचाने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं
जो हमारे देश में संभव नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों की आय हमारे भारत में बहुत कम होने की वजह से ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारा ये विश्वास है कि किसान भाइयों जो हम उपाय बताए गए तरीके को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से पाले के कारण रबी फसल में होने वाले नुकसान से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके बीच फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। सर्दियों में कैसे अपने फसलों को पाले से बचाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सर्दी का मौसम शुरू होते ही किसान भाइयों के सामने ठंड एक समस्या बन के खड़ी हो जाती है। जब सर्दी अपनी चरम सीमा पे होती है, उस वक्त किसानों को अपनी फसलों की चिंता बढ़ जाती है कि हम अपने पाले से अपने फसल को कैसे बचाएं। और इस समय पाला भी ठंडे के मौसम में पाला भी ज़्यादा पड़ जाती है, जिससे रबी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों चाहते हैं कि पाले से किसी भी तरह अपनी आलू, अरहर, सरसों, गेहूं, अन्य फसलों को कैसे बचाएं। पाला पड़ने की आशंका 1 जनवरी से 10 जनवरी तक अधिक रहती है, जब आसमान साफ और हवा न चल रही हो और तापमान कम हो जाए, तब पाला पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। कभी कभी जनवरी के माह में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में ओस की बूंदें जम जाती है। इस अवस्था को ही किसान भाई पाला कहते हैं। पाला से कैसे हम अपने फसलों को बचाएं, इसका भी उपाय है। इसके लिए किसान भाइयों पहले आप गंधक के तेजाब का छिड़काव करके फसल के ऊपर छीड़ देते हैं, जिससे वहाँ की तापमान गर्म हो जाती है और फसल को नुकसान कम होती है। इस उपाय से अपने फसलों को बचाया जा सकता है। पाले में सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होते हैं। इसके बचाव के लिए गांव में पुआल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पुआल को अपने पौधे के नर्सरी में ऊपर से बिछा दें या फिर डाल के भी अपने पौधे को ओस से बचा सकते हैं। या आपके नज़दीक में अपने बाजार से प्लास्टिक लेके भी प्लास्टिक का चादर बना के अपने नर्सरी में ऊपर से लगा सकते हैं। इससे क्या होगी कि आपके हवा भी इसमें आसानी से और धूप भी हल्की हल्की पौधे को मिल जाएंगे, जिससे हम नर्सरी के पौधे को बचाया जा सकता है। हवा को रोकने से भी आपके खेतों में पाले कम पड़ते हैं। इसके लिए किसान भाइयों अपने खेतों के चारों ओर मेड़ों में या आर के ऊपर झाड़ियाँ और पौधे लगा के अपने हवा को रोक सकते हैं, जिससे शीतलहरी होने की संभावना कम हो जाती है और आपके पौधे को नुकसान कम होता है। इस प्रकार हम फसल, नर्सरी तथा छोटे फल वृक्षों के पाले से बचा सकते हैं। विदेशों में तो अपने महंगे पौधे को बचाने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं, जो हमारे देश में संभव नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों की आय हमारे भारत में बहुत कम होने की वजह से ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारा ये विश्वास है कि किसान भाइयों जो हम उपाय बताए गए तरीके को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से पाले के कारण रबी फसल में होने वाले नुकसान से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके बीच फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। सर्दियों में कैसे अपने फसलों को पाले से बचाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सर्दी का मौसम शुरू होते ही किसान भाइयों के सामने ठंड एक समस्या बन के खड़ी हो जाती है। जब सर्दी अपनी चरम सीमा पे होती है, उस वक्त किसानों को अपनी फसलों की चिंता बढ़ जाती है कि हम अपने पाले से अपने फसल को कैसे बचाएं। और इस समय पाला भी ठंडे के मौसम में पाला भी ज़्यादा पड़ जाती है, जिससे रबी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों चाहते हैं कि पाले से किसी भी तरह अपनी आलू, अरहर, सरसों, गेहूं,
अन्य फसलों को कैसे बचाएं? पाला पड़ने की आशंका 1 जनवरी से 10 जनवरी तक अधिक रहती है, जब आसमान साफ और हवा न चल रही हो और तापमान कम हो जाए, तब पाला पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। कभी कभी जनवरी के माह में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में ओस की बूंदें जम जाती है। इस अवस्था को ही किसान भाई पाला कहते हैं। पाला से कैसे हम अपने फसलों को बचाएं, इसका भी उपाय है। इसके लिए किसान भाइयों, पहले आप गंधक के तेजाब का छिड़काव करके फसल के ऊपर छीड़ देते हैं, जिससे वहाँ की तापमान गर्म हो जाती है और फसल को नुकसान कम होती है। इस उपाय से अपने फसलों को बचाया जा सकता है। पाले में सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होते हैं। इसके बचाव के लिए गांव में पुआल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पुआल को अपने पौधे के नर्सरी में ऊपर से बिछा दें या फिर डाल के भी अपने पौधे को ओस से बचा सकते हैं। या आपके नज़दीक में अपने बाजार से प्लास्टिक लेके भी प्लास्टिक का चादर बना के अपने नर्सरी में ऊपर से लगा सकते हैं। इससे क्या होगी कि आपके हवा भी इसमें आसानी से और धूप भी हल्की हल्की पौधे को मिल जाएंगे, जिससे हम नर्सरी के पौधे को बचाया जा सकता है। हवा को रोकने से भी आपके खेतों में पाले कम पड़ते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, अपने खेतों के चारों ओर मेड़ों में या आर के ऊपर झाड़ियाँ और पौधे लगा के अपने हवा को रोक सकते हैं, जिससे शीतलहरी होने की संभावना कम हो जाती है और आपके पौधे को नुकसान कम होता है। इस प्रकार हम फसल, नर्सरी तथा छोटे फल वृक्षों के पाले से बचा सकते हैं। विदेशों में तो अपने महंगे पौधे को बचाने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं, जो हमारे देश में संभव नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों की आय हमारे भारत में बहुत कम होने की वजह से ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारा ये विश्वास है कि किसान भाइयों, जो हम उपाय बताए गए तरीके को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से पाले के कारण रबी फसल में होने वाले नुकसान से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आपकी अपनी खेती। आज हम बात करने जा रहे हैं टमाटर की खेती के बारे में। टमाटर कब लगाना चाहिए, कैसे इसे खेती करना चाहिए, कब इसमें पानी, खाद, इसकी मिट्टी कौन सा अच्छा होती है, इसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप मेरे पहली बार YouTube चैनल पर आप आए हैं, तो किसान भाइयों आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम बात करने जा रहे हैं टमाटर की खेती कैसे करते हैं। टमाटर ऐसे ठंडा प्रदेश में ठंडा मौसम के लिए बहुत ही अनुकूल होती है, क्योंकि इसमें इसकी तापमान उसके टमाटर के अनुकूल अच्छा पाया जाता है। इससे पहले हम लोग लगाने के पहले से हम लोग नर्सरी में पहले हम लोग उसको बीज को डालते हैं, इससे इसके पौधे तैयार होती हैं। इसके बाद इसे फिर हमें दूसरे खेतों में प्लांट करने लगाते हैं। हम टमाटर की 4-5 तरह की नस्ल होती हैं। टमाटर ऐसे गर्म मौसम में, बरसात में, ठंडा मौसम में भी आपसे अपने खेतों में किसान भाई लगा सकते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये ठंडा मौसम में टमाटर है, जो मेरे खेतों में आप देख पा रहे हैं। अब आप लोगों को दिख भी रहा किसान भाइयों। इसमें आप एक बलुआई मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है टमाटर खेती के लिए। इसके लिए आप खेत को तैयार करने के लिए इसे पहले ही अपने खेतों में ट्रैक्टर के या हल के माध्यम से आप इसे खेतों को जुताई कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर आप गोबर का भी मिला के अच्छे से मिला सकते हैं, पाटा के द्वारा, या इधर लोकल भाषा में से हम लोग कहते हैं चौकी, जिसके माध्यम से आप मिट्टी को अच्छी तरह से समतल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ने पौधे को लगाया है, जो आप देख पा रहे हैं किसान भाइयों। इसमें आप जब अगर पौधे आपके 20 से 25 दिन आपके हो गए हैं लगाने के बाद, तो इसमें आप पानी का भी इसमें एक बार
लगा सकते हैं। अब पानी के बाद इसमें 2 बार कुड़ाई भी कर सकते हैं, जिससे आपको खाद देने में काफ़ी सुविधा होगी। इसमें आप यूरिया, फास्फोरस इसको मिला के आप खाद को लगा सकते हैं। इसके बाद सेकेंड पानी जब देते हैं अपने टमाटर के खेतों में, उस टाइम आप DAP का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो जब फूल आते हैं उस टाइम आप अपने खेतों को अपने मिट्टी के अनुसार ही अपने पानी का उपयोग कर सकते हैं, तो आपके लिए खेतों के लिए ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होंगे। अभी जो किसान भाई आप जो देख रहे हैं मेरे खेतों में, अभी इसमें फूल आना प्रारंभ हो चुकी है। अब इसमें फूल आ रहा है जो आप देख रहे हैं। इसमें कुछ टमाटर की फल भी इसमें आना प्रारंभ हो चुका है। सबसे अच्छा इसमें जो होती है, टमाटर को ठंडे में हर समय इसमें ज़्यादा आपको देना पड़ता है। ऐसे तो ये खेती आपको 25 से 30 दिन के अंदर आपका फलन आना प्रारंभ हो जाता है। और इसके कीटनाशक छिड़काव के लिए भी इसमें आप अपने लोकल मार्केट से आप अपना इसका छिड़काव का मेडिसिन भी ला के इसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फूल कम झड़ेगी और ज़्यादा इसमें आपका फसल देगी और पौधे भी इसके ज़्यादा फल इसमें आने की संभावना होती है। ये जो है आपके पत्ते भी अभी बहुत ही अच्छा है और इसमें टमाटर ज़्यादा इसमें आपका फलने की संभावना है। कुछ टमाटर इसमें आ चुके हैं जो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो फल है इसमें आया हुआ है, जो आप देख सकते हैं मेरे टीवी स्क्रीन पे, जो आपको दिख भी रहा होगा, जो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ये अच्छा टमाटर है, जो आपको अच्छी नस्ल की माना जाता है। इसके बाद इसमें आप समय समय पर पटवन कर सकते हैं और अपने खाद के अनुसार इसमें आप दवाई दे सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त माना जाता है। ये सारी टमाटर आपको 3 मंथ तक इसकी आप फसल को अपने खेतों से तोड़ सकते हैं और ज़्यादा फसल लेने के लिए आपको इसमें समय समय पे छिड़काव और दवाई आपको अपने खेतों में डालना होगा, समय के अनुसार अपने पौधों को देख के। और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना हो किसान भाइयों। इसे लगाने के लिए आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें 2 बार आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं पौधे लगाने के बाद, और समय समय पे इसमें ठंडे मौसम में इसमें आप पानी की बहुत ही कम देना पड़ता है। अगर आपके खेत में नमी है तो आप उसके अनुसार ही अपने खेतों में पटवन कर सकते हैं। और भूमि के लिए इसमें तो आपको जहाँ पे अच्छी बलुआई मिट्टी को पाई जाती है वहाँ पे करना चाहिए, और जहाँ पे पानी की निकासी ज़्यादा होने की ज़मीन पे हो तो वहाँ पे खेती ज़्यादा इसकी होती है। तो नमस्कार भाइयों, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे है तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। अगर कुछ और भी जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आके हमारे इनबॉक्स पे आप हमें भेज सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आपकी अपनी किसान भाई, आज हम लोग बात करने जा किसान रहे भाई, हैं हम आज बादाम बात खेती के करने बारे जा में, रहे हैं मूंगफली खेती जिसे हम के लोग बारे में। मूंगफली के नाम से भी जाना हमारी जाता तरफ है। इसे जो मैं बादाम आपको के अपने नाम वीडियो में से मैं भी दिखाने जाना जा रहा जाता हूँ, है। मेरे पीछे आपके यहाँ पूरे क्या कहा जाता है मूंगफली के ही तो किसान पूरे भाइयों हमें खेत हमारे हैं। कमेंट्स बॉक्स में इसमें अवश्य आपको बताइएगा दिख पड़ कि रहा होगा। आपके यहाँ ऐसे मूंगफली जैसे या स्पष्ट में दिखा रहा हूँ बादाम के अपने नाम से जाना जाता पौधे है। को कि तो कैसे किसान भैया मूंगफली हम की लोग खेती चलते हैं, करनी है, बात कब करते इसे हैं कि लगाना है, किसान कि हम कब लोग सिंचाई बादाम की करना है, खेती इसमें या कौन सा मूंगफली की खाद खेती उर्वरक किस लगाना समय है करनी है, इसकी और उसकी बुआई समय क्या होती है, बुआई की, इसकी इसके बारे समय में हम क्या सब होती है, जानकारी कितने विस्तृत से दिनों में किसान तैयार भाई होती आपको है देने जा फसल, रहे हैं। इसमें उर्वरक क्षमता क्या देता है, खाद की मात्रा क्या होनी चाहिए, इसमें सिंचाई कब देनी है, इसकी उन्नत किस्मों के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग किसान भैया हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो किसान भैया हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि बादाम खेती के बारे में। मेरे वीडियो के समय आप देख भी पा रहे होंगे बादाम खेती में कि फसल लगे हुए हैं। तो हम लोग किसान भैया बात करते हैं, जो बादाम की जो खेती होती है वह साल के दोनों मौसम में होती है।
गर्म मौसम में भी उसे उगा सकते हैं या फिर बरसात के मौसम में। गर्म मौसम में जैसे लगाते हैं तो उसकी जो समय होती है वो मार्च और अप्रैल के बीच में से हम लोग अपने खेतों में किसान भाई लगा सकते हैं। और बरसात के मौसम में अगर आप लगाते हैं तो वह आपके जून से जुलाई के बीच में आपके बंद में लगाते हैं तो आपकी फसल सही समय पे आपकी खेतों में हो जाती है। किसान भाई हम बात करते हैं कि पहले हम उसे खेतों की तैयारी कैसे करें किसान भाइयों। तो खेती की तैयारी करने के लिए हमें अपने हल के माध्यम से, अगर हल की सुविधा ना हो तो वहाँ पे आप जो हल होते हैं उससे आप ट्रैक्टर के माध्यम से अपने खेतों की जुताई कर सकते हैं। कम से कम 3 बार जुताई करना इसमें आवश्यक होता है। इससे क्या होती है, अगर 3 बार जुताई करते हैं अपने खेतों को तो आपकी जो मिट्टी होती है वो हल्का हो जाती है और भुरभुरा हो जाती है, जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ होती है वह जल्दी ज़्यादा ग्रोथ से वो आगे बढ़ता है। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों पे बात भी करनी किसान भैया दिखा पा रहे, मैं अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये हमारे बादाम है जो हम कम से कम 55 से 60 दिन के हो चुके हैं, जिसमें आपके मूंगफली के दाने भी आने बाकी है। अभी शुरुआती स्तर के यह है मेरे मूंगफली में, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो किसान भैया हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को मिट्टी कैसी बनानी है। और जब हम लोग मिट्टी जोताई करते हैं किसान भैया तो उसके बाद हम लोग कम से कम 4 से 5 ट्रैक्टर कम से कम सड़ी हुई गोबर अगर डालते हैं, वो भी पुरानी गोबर ज़्यादा फायदेमंद होती है अपने खेतों में, क्योंकि ये किसान भाई ये प्राकृतिक खाद के तौर पे जाना जाता है। इसीलिए हमें इसके अगर खेतों पे देते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ट्रैक्टर के द्वारा फिर से हम लोग मिट्टी को फिर से मिला देते हैं। और इसके बाद मिट्टी के मिलाने के बाद फिर पाटा के द्वारा फिर से हम लोग समतल कर देते हैं। और समतल करने के बाद फिर हम लोग इसमें 2 विधि से खेती कर सकते हैं, या तो लाइन बाय लाइन या भी मेड़ के द्वारा भी हम लोग फसल लगा सकते हैं बादाम की। लेकिन किसान भाइयों अगर ट्रैक्टर के द्वारा से फसल इसमें बीज को हम लोग रोपाई करते हैं तो इसमें क्या होती है, क्या ट्रैक्टर के द्वारा अगर बीज को रोपाई कर रहे हैं तो उसके दाने होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, जिससे कि सारे पौधे का जनरेशन नहीं हो पाता है, इससे किसान भाइयों को इससे नुकसान हो जाता है। तो हमें इसे खाद के माध्यम से हम लोग इसे लगा सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका फसल 100% ज़्यादा होगा और आपको मुनाफा भी किसान भाई इससे आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो किसान भाई हम ध्यान देना है कि रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई करने के पहले हम लोग वहाँ के मिट्टी का नमी देखना है कि नमी कैसा है। अगर नमी नहीं है तो पहले हम लोग पानी का छिड़काव करें, इसके बाद अपने बीजों को हम लोग रोपाई करते हैं। रोपाई करने के पहले हमें इन बिंदु पर ध्यान देना है कि जिस खेत का हम लोग चयन करें किसान भाइयों वहाँ पे पानी का निकासी कैसा है। अगर बरसात के मौसम में आप लगाए हैं तो बरसात के मौसम में पानी देने की सिंचाई देने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब गर्म मौसम के बाद आप मूंगफली लगाते हैं तो उस समय कम से कम 2 से 3 बार इसमें आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाई हम लोग को बात करते हैं क्या हम लोग इसमें निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। 2 से 3 बार इसमें हम लोग निराई गुड़ाई किसान भाई कर सकते हैं, जिससे कि क्या होते हैं कि पौधे की ग्रोथ जल्दी होता है और पौधे भी स्वस्थ होते हैं और उसमें फिर आपके रोग लगने की संभावना भी कम हो जाता है। इसीलिए हमें अपने खेतों की निराई गुड़ाई समय समय पर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि उर्वरक के बारे में, तो उर्वरक के बारे में हम जो बता रहे हैं वो हम 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई आपको बता रहे हैं। 1 एकड़ के हिसाब से इसमें किसान भाइयों 30 से 35 kg आप DAP ले सकते हैं और 1 बोरा के आसपास इसमें आप यूरिया ले सकते हैं और साथ में इसमें पोटाश भी आप डाल सकते हैं। ये तीनों खादों को मिश्रण करके अच्छी तरह से इसके बाद अपने खेतों में इसके छिड़काव कर सकते हैं। अगर छिड़काव नहीं कर सकते हैं, जिस समय अगर खेत में आप दाने को बीज को डाल रहे हैं उस समय आप छिड़काव विधि से भी अपने खेतों पे इसके बाद फिर बीज का रोपण करते हैं, या फिर जब निराई गुड़ाई करते हैं उस समय भी अपने खेतों को अपने खादों का इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी हम लोग रोपाई की बात करते हैं तो पौधे दूरी कम से कम 16 इंच होना चाहिए, जिससे कि जो उसमें, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इसमें झाड़ के माध्यम से फलते हैं, उसमें झाड़ होते हैं। ये जो होते हैं ये मिट्टी के नीचे ये मतलब फसल होती है। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना है कि हमें पौधे की जो भी नमी है मिट्टी की वो होना चाहिए। नमी अगर अच्छे नहीं होंगे
तो आपके बादाम जो है ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा बादाम आपके पौधे पे ज़्यादा उपज में नहीं आएगा। तो हमें इन सब चीज़ों पर देना है। क्या हमें ज़मीन का नमी अच्छा होना चाहिए। बात करते हैं पीएच मान, तो बादाम की खेती के लिए पीएच मान 7 से 8 काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो हम लोग को जब भी खेती करते हैं तो आज हम लोग वहाँ बात का करने जमीन जा रहे हैं का बादाम खेती पीएच के बारे मान में। जान इसे लेना हम लोग होता है, मूंगफली के जिससे कि नाम से भी जाना हमें जाता कोई भी है। खेती करते जो मैं हैं आपको उसमें अपने वीडियो में हमें दिखाने जा आसानी रहा हूँ। होता पीछे है पूरे और इससे ज़्यादा उसमें मूंगफली के दिक्कत ही नहीं पूरे होता है। और खेत बात हैं, करें बादाम उसमें की खेती के आपको बारे में, तो दिख बादाम पड़ की रहा खेती होगा। के बारे में ऐसे सल्फर स्पष्ट का दिखा रहा हूँ अपने होना पौधे को, बहुत ज़रूरी कैसे है। अगर मूंगफली की सल्फर खेती इसमें करनी है, कब कमी से होगा लगाना है, तो आपके जो कब पौधे सिंचाई में जो करना होते है, हैं इसमें झाड़ कौन होते सा हैं, जिसमें खाद बादाम उर्वरक फलते लगाना हैं, है उसमें बादाम की और इसकी ग्रोथ समय क्या कम हो होती है जाता बुआई है। की, एक इसके पौधे बारे में में हम सब आपके जानकारी विस्तृत बादाम से किसान कम भाई होगा, आपको जिससे कि देने जा किसान रहे हैं। भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए हमें समय समय पर सल्फर हमें खेतों में देना है। सल्फर अगर आपके पास नहीं है तो आप लोकल बाजार से, मेडिसिन दुकान से, आप जहाँ से आप कीटनाशक के दवाई बीज उपचारण लेते हैं उस दुकान से आप अपने सल्फर का लिक्विड आता है, जिससे अपने खेतों में आप पानी में मिला के इसका आप छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं, जिससे कि सल्फर की समस्या जो हुआ दूर हो जाता है। और फिर सल्फर देने से फ़ायदा ये होता है किसान भाई कि आपको बादाम ज़्यादा उपज में आता है, जिससे किसान को काफ़ी लाभ होता है। किसान भाई बात करते हैं जिंक के बारे में, तो बादाम की खेती के लिए जिंक भी बहुत मायने रखता है। अगर जिंक की कमी होती है तो इससे भी बादाम की जो खेती होती है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। और किसान भाई हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो रोपाई होती है, रोपाई के कितने दिन के बाद इसमें हमें पहला निराई करना है। तो बादाम के लगाने के बाद कम से कम 25 से 30 दिन के बीच में हम लोग फर्स्ट निराई करते हैं, और जो दूसरा निराई करना है वो आपको 30 से 35 दिन के अंतर में फिर इसकी में दूसरी निराई हमें अपने खेतों में कर लेना है। और किसान भाई बात करते हैं क्या इसमें पानी कभी कभी देना है, जो आप क्योंकि अलग अलग राज्यों में आपका नमी कैसा होता है, वहाँ का तापमान कैसा है, उसके अनुसार आप अपने खेतों की नमी को बरकरार रखना है। अगर आपके यहाँ नमी की कमी है खेतों में तो उसमें अपना पानी का सिंचाई करना है। और बात करते हैं तापमान के बारे में, बादाम तापमान तो क्या होनी चाहिए, तो इसके तापमान कम से कम 30 से 35 सेंटीमीटर जिसमें काफ़ी अच्छा होता है बादाम की ग्रोथ करने के लिए। वह भी बरसात के मौसम में, अगर गर्म के मौसम में अगर खेती कर रहे हैं बादाम का तो उसमें आपका 18 से 20 सेंटीमीटर आपके लिए तापमान अच्छा अनुकूल से माना जाता है बादाम की खेती के लिए। और इसमें बात करें कि इसमें गोबर कब डालना है, तो इसमें आप पुराने गोबर के भी इसमें आप सेवन कर सकते हैं। फिर आप तो रासायनिक खाद है, जो रासायनिक खाद के उपयोग कर भी इसमें आप डाल सकते हैं। जो भी हम बता रहे हैं इसमें खाद के बारे में, या इसमें बादाम के बारे में, या फिर इसका दाना कितना लेना है एकड़ के हिसाब से, एक हिसाब से इसमें दाना कम से कम आपको आधा केजी आपको इसमें लग जाता है बादाम के दाने, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और हमें लाइन में लाइन बादाम लगाने से ही किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा होता है। और बात करते हैं कि इसमें उपचार के बारे में, या फिर मूंगफली के नाम से भी जाना पीले जाता है। पीले पत्ते हो जाते हैं बादाम के, या फिर फफूंदी या फिर वासा इसमें मारा जाता है, इससे पाला हो जाता है। तो इसमें इसके भी पीलापन के जो होता है उसमें सल्फर की कमी से आपके पौधे में पीलापन की शिकायत आता है। इसके दूर करने के लिए हमें इसमें नीम की खल्ली का भी उसकी समय क्या होती है बुआई की, इसके बारे तो में हम सब आपके जानकारी जो विस्तृत से पीलापन होता है वह खत्म हो जाता है। या फिर सल्फर का लिक्विड आता है वह भी इसमें छिड़काव करते हैं तो आपकी वह पीलापन जो होता है वह दूर हो जाता है। क्योंकि बादाम में अधिकतर देखा जाता है कि पीलापन का रोग इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें होता है क्या है, पत्ते पीला हो जाते हैं, जिससे कि बादाम जो होते हैं वह आपके पौधे में कम आता है। लेकिन जो आप दिखा रहे हैं वीडियो में, इसमें पत्ते मेरे पीला नहीं और स्वस्थ पौधे हैं, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अपने वीडियो में। किसान भाई आप देख भी पा रहे होंगे। तो किसान भाई हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। इसमें फिर क्या होते हैं क्या कि फफूंदी लग जाते हैं, इसका भी इसमें दवाई आते हैं, जो आपने लोकल दवाई मेडिसिन दुकान से आप ले सकते हैं। क्योंकि अलग अलग जगह पे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से दवाई आते हैं, इसीलिए मैं दवाई का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा किसान भाइयों। आप वहाँ के अनुसार, अपने खेतों अनुसार, वहाँ के अनुकूल, वहाँ के तापमान, वहाँ के वातावरण के अनुसार
वहाँ से जो लोकल जो आप दवाई जहाँ से आप बीज का या कोई भी दवाई लेते हैं वहाँ से आप संपर्क करके अपने खेतों में इसका दूर हम लोग कर सकते हैं। पीले पत्ती का या जो फफूंदी होते हैं इनका भी हम लोग उपचार किसान भाई कर सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे किसान भाई खासी ध्यान देना पड़ता है। अगर मेरे पौधे स्वस्थ रहेंगे तो हमारे फसल भी ज़्यादा होगा। जितना हम चार किसान भाई है इससे दुगुना होता है। ये देख रहे हैं मेरे बादाम, ये कम से कम 55 से 60 दिन के मेरे बादाम हैं जो आपके अभी तैयार होने में कुछ समय लगता है, क्योंकि एक बादाम को पूरी तरफ से तैयार होने में कम से कम 120 से 25 दिन लगता है एक बादाम को पूरा कंप्लीट फसल तैयार होने में। तो हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। सल्फर की मात्रा, यूरिया की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और पोटास की मात्रा अच्छी अगर तरीके से देते हैं तो, क्योंकि इसमें बादाम क्या होता है कि ये झाड़ के ये तने में होते हैं, ज़मीन के अंदर होता है, इसीलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान देना होता है। क्योंकि अगर ये किसी चीज़ की कमी इसमें पाएगी तो आपके जो बादाम होते हैं उसके जो दाने होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। क्योंकि हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना किसान भाइयों। और बादाम में भी 2-3 तरीके के इसमें भी दाने आते हैं, बड़े दाने आते हैं, छोटे दाने आते हैं, एक गोल दाने वाले भी बादाम आते हैं, एक लंबे दाने वाले बादाम भी आते हैं। हमें किसी भी खेती करनी है इन सब चीज़ों पर ध्यान दे के हमें खेती करना किसान भाइयों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें किसान भाइयों। नमस्कार दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल आपकी अपनी खेती, और आज आप देखने जा रहे हैं लेमन ग्रास के बारे में, जिसमें आपको जानकारी मैं दूंगा। और आपको इसके पीछे जो मेरे देख रहे हैं ये पूरे लेमन ग्रास ही देख रहे होंगे आपके। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको अलग अलग खेती के बारे में आपको मैं जानकारी हमेशा देता रहूँगा। किसान भाइयों, ये हमारे पीछे देख रहे हैं पूरे लेमन ग्रास है, इसे आप देख सकते हैं। और आज बात हम लोग कर रहे हैं लेमन ग्रास के बारे में। नींबू ग्रास को ही हम लोग उसे इंग्लिश में लेमन ग्रास कहते हैं। इनकी पत्तियों से चाय पत्ती के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले कवच कम करने भी हमें बहुत सहायता होता है, और मोटापा कम होने में भी इनके भी हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके एक बार लगाने के बाद इससे हम 3 से 5 साल तक इसकी हम फसल को काट सकते हैं। इसको एक साथ में 3 बार कटाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक बार लगाते हैं इसे तो साल में इसकी हम 3 बार कटाई कर सकते हैं। पहला कटाई तो अब 6 मंथ में आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो सेकेंड कटाई है वह 3 मंथ के बाद फिर कम कर सकते हैं। ये कम वर्षा वाले भी क्षेत्र में ये आसानी से हो जाता है। इसे फरवरी से मई तक के बीच से आप लगा सकते हैं। ये जो लगाने जो तरीका होती है वह से 2 से 3 फीट तक की दूरी में से हमें लगाते हैं। इसको धान की तरह ही इसका भी हम लोग खेती करते हैं। जैसे धान का हम लोग नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद वहाँ मतलब उखाड़ के भी अपने खेतों में कहीं और लगाते हैं, वैसे इसी विधि में ये भी खेती की जाती है। पहले इसके नर्सरी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इसके तने के ऊपरी भाग को काट के जड़ों को हम लोग लगाते हैं। कतार से कतार पर इसकी जो दूरी होती है 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे दूरी इसकी 30 सेंटीमीटर होती है, और इसकी गहराई कम से कम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके पास इसे लगाते हैं। लगाने के समय वर्षा ऋतु तो ऐसे इसके लिए उत्तम होता है। अगर जहाँ वर्षा नहीं हो रही है या पानी सुविधा है तो उसे आप फरवरी माह में से लगा सकते हैं। लेमन ग्रास की उन्नत किस्में जो होती है OD 19, OD 14, प्रगति और RRL 60, परवान, सुगंधी आदि प्रमुख इसके उत्तम नस्ल हैं। इसको एक बार रोपाई के बाद 3 महीने के बाद हम लोग इसकी कटाई कर सकते हैं। ज़मीन से ज़मीन 5 इंची से लेके 8 इंची तक के ऊपर से हम लोग से कटाई करना चाहिए। जो कटाई किसान भाई करते हैं तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई कम से कम 5 इंची या 8 इंची ऊपर से हम लोग काटते हैं, जिससे कि फिर सेकेंड जो होती है ग्रोथ उसमें को आसानी होती है। इससे आपको इसके बाद से आप ऐसे मौसम में काटें जब बरसात का मौसम ना हो, गर्मी के मौसम में काटेंगे तो इससे क्या होती है आपको
इसे सुखाने में आसान होती है। उससे जो नमी होती है उसको ख़त्म करके फिर अपने मिलों में ले जाकर जिसका आप तेल इससे आप निकाल सकते हैं। एक साल में कम से कम 3 से 4 बार कटाई कर लेते हैं तो किसान भैया को ज़्यादा इससे फ़ायदा होते हैं। अगर फर्स्ट कटाई 6 मंथ के बाद करते हैं तो इसके बाद इसमें एक निराई गुड़ाई भी करना आवश्यक होती है, क्योंकि इससे खरपतवार से इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो हम लोग फर्स्ट कटाई के बाद इसकी हम लोग निराई कर लेते हैं, खरपतवार हटा देते हैं। और अगर देखते हैं कि अगर धूप के मौसम में या नमी खेतों में नहीं है तो इसमें आप पानी अपने अनुसार इसमें लगा सकते हैं। और इसकी ग्रोथ के लिए इसमें आप 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोरा इसमें यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं, वह भी कब निराई गुड़ाई करने के बाद। इसके बाद क्या होती है, पौधे जो बहुत तेज़ी से आगे होती है, फिर इसके अंतर फिर आप 3 मंथ फिर इसकी आप कटाई कर सकते हैं, जिससे किसान को भाई को का ज़्यादा इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहीं इसकी जो होती है आप जहाँ पे इसकी जिस ज़मीन पे इसकी आप मान लीजिए जिससे आप खेती से उपजाऊ नहीं ले पाते हैं, उस ज़मीन के लिए भी आप इसमें आप लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये जो घास होते हैं इसे आप मवेशी से खाते नहीं हैं, जिससे कि इसकी कोई नुकसान आपको नहीं हो सकता है। हमें वह भी ज़मीन में भी खेती कर सकते हैं जहाँ पे बंजर ज़मीन है, जहाँ पे हम कोई और फसल नहीं ले सकते हैं, या आपके देख की सुविधा आपके पास समस्या है, तो इन सब पौधों को लगाते हैं लेमन ग्रास को, तो उसमें आपकी कोई समस्या मवेशी का नहीं आता है, जिससे कि किसान भाई को काफ़ी लाभ ले सकते हैं। हमें फिर वैसे बातों पर ध्यान देना किसान भाइयों जहाँ पे इसकी पानी की ज़्यादा रुकाव खेतों में ना हो, जिससे से हानि भी हो सकती है। तो हमें ऐसे ज़मीन के भी हमें चयन करना है जहाँ पे पानी भी आसानी से निकल जा सकती है। ऐसे तो ये समतल ज़मीन पे या पहाड़ी क्षेत्र में या कहीं और भी जगह पे जहाँ पे खाली जगह है उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कमी है ज़मीन की तो आप जहाँ बगीचा लगाते हैं, बगीचे के बीच अगर पौधे की दूरी है जहाँ पे धूप आती है तो वहाँ पे इसकी आप लगा सकते हैं खेती, और उससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आपकी अपनी खेती। आज हम बात करने जा रहे हैं मूली खेती के बारे में। मूली खेती कब करना है, इसकी अवधि क्या होती है, इन सब बातों के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो पहले बात करते हैं मूली खेती हम लोग किस मौसम में लगाते हैं। ऐसे तो मूली खेती 2 मौसम में लगाए जाते हैं, गर्मी के मौसम में और दूसरा बरसात के मौसम में। अभी जो मेरे मूली वीडियो में देख रहे हैं ये बरसात की मूली है। इससे भी आप बरसात के मौसम में भी आप इससे अच्छा मुनाफा मूली से ले सकते हैं। इससे पहले अपने ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी की जुताई कर लें। इसके बाद इसमें अपने नाली के द्वारा इसमें बीज को रोपण विधि द्वारा कर सकते हैं, जिससे कि बीज आपकी आसानी से बाहर आ जाती है। और इसमें अगर बरसात के मौसम अगर वहाँ की ज़मीन में नमी है तो इसमें आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें ऐसी ज़मीन के भी चयन करना है जिसमें पानी आसानी से बाहर निकल जाए, नहीं तो क्या होते हैं कि ये बहुत जल्दी ही सड़ जाते हैं। अगर पानी के खेत में जमा होंगे तो आपके मूली में बहुत सारी बीमारियां, उसके पत्ता गलना, गाछ गल जाना, इन चीज़ों की आपकी समस्या अपने खेतों में आ सकती है। इसलिए किसान भाइयों आपको इन सब बातों को ध्यान देना है। हम जिस भूमि का चयन कर रहे हैं वहाँ पे पानी की निकासी अच्छी तरह से होना चाहिए। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं मूली की निराई गुड़ाई हमें कब कब करनी है। ऐसे तो हमें मूली की गुड़ाई 2 बार ही करनी होती है, जिससे कि आपकी फसल फिर तैयार हो जाती है। पहला निराई बीज के रोपण के कम से कम 15-20 दिन के बाद हमें इसकी निराई गुड़ाई कर लेनी, मतलब उसे फिर भर देना है। और इसमें आप खाद के रूप में इसमें पोटाश यूरिया को मिला के आप दे सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो जाएगी। इसके बाद फिर इसकी सेकेंड निराई गुड़ाई इसके आप फिर 25 के दिन के बाद फिर आप वीडियो देख रहे हैं। ये मेरे फसल 15 से दिन के बाद को दिखाया जाता है। इसके बाद इसमें
समस्या आती है, इसे बीच बीच में इसकी आप काम कर सकते हैं। जैसे इसकी पत्ते गीला होना, कुछ कीड़े मकोड़े द्वारा इसके पत्ते की जो होती है नुकीली जो भाग होती है उसे कीड़े खा जाते हैं। इसके लिए अभी आप वहाँ के लोकल बाज़ार से आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप कीटनाशक ले सकते हैं। और किसान भाई हम लोग बात करते हैं, ये बरसात के मौसम में लगाने से जो समय होती है, बरसात के मौसम अगस्त सितंबर के बीच में आप इसे अपने खेतों में लगा सकते हैं। और ये जो सब्जी होती है तैयार होने की वह 30 से 40 दिन में ये मूली तैयार हो जाती है, जिसे आप फिर से आसानी से अपने लोकल मार्केट में से आप सेल कर सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को आपको काफ़ी मुनाफा होता है। क्योंकि अभी जो मार्केट वैल्यू की मूली की है वह 25 रुपया पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं तो इसमें जब लागत आपको मुनाफा कम से कम 2 से 2.5 लाख आपको प्राप्त होता है, जो किसान के लिए एक अच्छा खेती के स्रोत माना जाता है। और इसकी जो मूली होती है इसमें भी आप वैल्यू के उन्नत बीज आते हैं, जिससे आप 75J, डायमंड, पीक, पोटेशियम, इन सब चीज़ों का आप बीज का यूज कर सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ होती है। क्योंकि अभी जो है समय अभी हाइब्रिड का समय है, जिससे आप बाज़ार से अच्छे दुकान से आप अच्छे नस्ल के बीज ला के आप इसे रोपण कर सकते हैं। ये खेती बहुत आसान है, इसमें कम लागत भी आती है और किसानों को ज़्यादा मुनाफा होते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मूली कम से कम 20 से 22 दिनों का हो चुका है। और हम लोग इसमें बात करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी खाद दें, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी से काफ़ी लाभ ले सकें। तो इसमें आप खाद के रूप में आप जैसे आप कृत्रिम भी डाल सकते हैं, प्राकृतिक खाद भी इसमें आपका यूज कर सकते हैं। जब जुताई करते हैं उससे पहले आप जुताई के बाद इसमें गोबर का आप छिड़काव कर सकते हैं और फिर इसे अपने फिर ट्रैक्टर के द्वारा इसे फिर आप फिर से जुताई करते हैं, लास्ट पे पाटन के द्वारा इसे समतल करते हैं, जिससे कि आपको नाली करने में काफ़ी सुविधा होती है और इसका बीज का भी ग्रोथ ज़्यादा होता है। ये प्राकृतिक खाद है, ये आपको गांव में आपको आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये गाय की गोबर होती है। इससे आपको खेत में काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर जहाँ ये गोबर की सुविधा ना हो तो आप इसे अपने लोकल अपने उर्वरक सेंटर से आप अच्छे से खाद डाल सकते हैं। जैसे इसमें आप पोटास, यूरिया और डाल सकते हैं, फास्फोरस भी डाल सकते हैं, जिससे कि मिट्टी की जो होती है नमी को बरकरार रखती है और इससे ज़्यादा किसान को भी काफ़ी फ़ायदा होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी समय कब से कब होती है। जैसे बरसात में तो इसे आप अगस्त सितंबर में लगाते हैं, गर्म मौसम में इसे आप लगा सकते हैं, जनवरी फरवरी के आसपास से लगाते हैं तो आपको मुनाफा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है किसान भाइयों को। और हम लोग अब बात करने जा रहे हैं क्या इसे कब इसे लगाना है, कैसी इसकी रोकथाम करना है, कब इसमें उर्वरक खाद देना है, कब इसमें पानी देना है। इन सब बिंदुओं पर किसान भाइयों को ध्यान रखना। आप जहाँ पे लगा रहे हैं, जिस राज्य से हैं, जिस स्टेट से हैं, अगर वहाँ पे मौसम अच्छा है तो वहाँ पे फिर आपको पानी देने की आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये बरसात का मौसम, इसमें बरसात ऐसे होते रहते हैं जिससे कि आपकी ज़मीन की जो नमी है वह हमेशा बरकरार रहती है। अगर आप देख सकते हैं कि खेतों में कि आपकी मिट्टी की नमी कम हो रही है, सूखापन आ रहा है, तो अपने हिसाब से खेतों में आप पानी डाल सकते हैं, जिससे कि मूली का ग्रोथ ज़्यादा होता है। क्योंकि ये पानी की ही खेती है, क्योंकि इसमें पानी कमी होगी तो आपका मूली का ग्रोथ बहुत धीमी हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसे आप कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें और किसान भाइयों को ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपकी अपनी खेती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं झींगा की खेती हम लोग किसान भाइयों कैसे करें। तो पहले हम लोग बात करते हैं झींगा खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। उष्ण और नम जलवायु अच्छी मानी जाती है झींगा खेती के लिए। जहाँ तक तापमान 20 से 30 सेंटीमीटर हो तो ये काफ़ी अच्छा जलवायु
होता है। यदि हम बात करें भूमि के लिए तो भूमि में जल निकासी की सुविधा हो तो हल्की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। और इसके बाद हम बात करें तो किस्मों की, तो अभी तो जो वीडियो देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी किस्म की है। और ये पूरे भारत में बात करें तो पुष्पा MH11 जैसी अलग अलग किस्म आती है। तो आपकी वातावरण के अनुसार के लिए आपको कौन सी अच्छी किस्म हो आप अपने आसपास पता कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं बुआई की। तो बुआई जून से जुलाई तक करें तो ये काफ़ी अच्छा समय होता है और बुआई के लिए फूल भी काफ़ी अच्छा आता है। अब हम बात करते हैं बीज की। तो 1 हेक्टेयर के लिए हमें 2 किलोग्राम तक बीज यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। बीज प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों, बीज प्रक्रिया की बात करें तो इसको हम लोग सीधे खेतों में हम लोग लगा सकते हैं। बुआई के लिए 3 से 4 सेंटीमीटर तक गहरी बीज को हमें लगाना होता है। बीज लगाने के पहले हमें गड्ढे बनाने होते हैं जो लगभग 2 से 3 फीट तक दूरी हम लोग रख सकते हैं। ये फसल बरसात के मौसम में ही उगाई जाने वाली फसल है। इस मौसम में कम से कम पानी की ज़रूरत होती किसान भाइयों को। और आप बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो सबसे पहले गोबर खाद देते हैं एवं इसके बाद DAP और साथ ही साथ यूरिया जैसी खाद हमें देनी होती है। हम खेती में शुरुआत के समय में ही ज़्यादा खाद लगती है, इसमें भी अगर ज़्यादा ग्रोथ पाया जाता है। 20 से 25 दिनों तक खाद देनी होती है। अब हम बात करते हैं कि पैदावार की। तो पैदावार अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होती है। इससे आप जलवायु तापमान आपका वहाँ पे कैसा है, ठीक है, आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं, इससे हम लोग मचान बनाना पड़ता है जिससे कि आप फसल इससे आप ज़्यादा ले सकते हैं। ये जो देख रहे हैं बांस के खम्भे गाड़ के हम लोग मचान बनाते हैं और तार के माध्यम से इसे बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग एक रेशम के धागे से इसे हम लोग कुछ 2 सेंटीमीटर की स्पेस पे हम लोग इसे मचान बनाने की ये विधि होती है। ये इसकी हाइट कम से कम 5 से 6 फीट होती है जिससे आप आसान तरीके से आप नीचे से खरपतवार को भी हटा सकते हैं। ये जो देख पा रहे हैं मेरे वीडियो में, ऐसे ही मचान किसान भाइयों आपको भी अपने क्षेत्र के अनुसार या अपने जहाँ खेती कर रहे हैं उसके अनुसार आप अपने मचान का निर्माण कर सकते हैं। इससे क्या होती है, फ़ायदा क्या होती है मचान बनाने से? क्या बरसात के मौसम ये फसल लगती है, इससे होती है कि ये फसल की ऊंचाई होने पे इसमें सड़ने गलने की संभावना आप में काफ़ी कम पाया जाता है, जिससे कि किसान भाइयों को ज़्यादा पैदावार आप खेत से अपने ले सकते हैं। इससे क्या होती है, फसल भी आपकी सीधी होती है और सड़ गलने में भी आपको आसान होते हैं। नीचे होने पे क्या होती है, इसमें आपकी सड़ने की संभावना ज़्यादा होती है जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। ये जो देख पा रहे हैं मचान हमारे, ये जो देख रहे हैं धागे वह रेशम के धागे होते हैं। ये 1 टाइम आप अपने खेतों पे लगा के फिर से हटा सकते हैं, या बहुत सा किसान भाई इसे आप इसका डबल भी यूज कर सकते हैं। ये आप अपने अनुसार आप किसान भाइयाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। जो देख रहे हैं हमारे खेतों में कितने अच्छे फूल भी आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ फसल भी अभी शुरुआती समय का फसल है जो हम दिखा रहे हैं अपने वीडियो में। इससे किसान भाई को काफ़ी लाभ मिलेगा इस वीडियो से। और हम बात करते हैं कि अच्छे किस्म के लिए हमें आप अपने लोकल नज़दीकी दुकान से अपने आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो अच्छे हैं उससे आप उसके अपने राय ले सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेना हो तो हमारे वीडियो में कमेंट्स या SMS भी कर सकते हैं, जिससे आपको जानकारी हमेशा किसान भाइयों को देते रहते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं साथ ही साथ आप कौन सा किस्म का इस्तेमाल करते हैं और बुआई किस तरीके से करते हैं, मचान और बधाई किन तरीके से करते हैं। इन सभी तरीकों को पर ही आपके खेत पे फसल पे पैदावार के लिए निर्भर करता है। दोस्तों, पैदावार कितनी होगी, लेकिन आप औसतन 15 से 25 टन तक पैदावार आप ले सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के अनुसार जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं वहाँ का तापमान, वहाँ की मिट्टी या जलवायु कैसी है, उसके अनुसार आप फसल का आप अपने पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप अवश्य सब्सक्राइब अब लाइक करें और अपने किसान भाई जितना से ज़्यादा हो मेरे वीडियो को अवश्य शेयर करें। नमस्कार। अच्छा बोलाओ ये आगे मुझे अरे कच्चा संगे कहाँ तो चले चले का घूरी ले बोले अच्छा भैया
नमस्कार किसान भाइयों, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आपकी अपनी खेती। तो किसान भाइयों, हम आज बात करने जा रहे हैं कि आलू की खेती, सफल खेती। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आलू की A to Z संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। आप देख कर जान सकते हैं कि आलू की खेती हम लोग कैसे कर सकते हैं। आपको देखकर A to Z आपकी अपनी खेती से यूट्यूब चैनल में आपको हम सब कुछ बताने जा रहे हैं, विस्तार से बताने वाले हैं। जिस प्रकार खेत तैयार करेंगे, बीज का उपचार, उन्नत किस्में, खाद कब देनी है, उन्नत किस्म की बीजें, इन सब के बारे में आज को हम किसान भाई आपके बीच शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसान भाई, अगर मेरा वीडियो आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने किसान मित्रों के भी ज़्यादा ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी किसान भाइयों को वीडियो की पूरी जानकारी मिलते रहेंगे। खेत किस प्रकार हम लोग तैयार करेंगे जिससे कि आलू की उपज बढ़ सकेंगे। सबसे पहले खेत तैयार कर लें, गहरी जुताई कराएं और अंतिम जुताई में खेत को समतल कर लें और 2-3 ट्रैक्टर पुराना गोबर डाल दें। गोबर पुरानी होनी बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ 2 बोरा नीम की खल्ली को भी इस्तेमाल करना है। अंतिम जुताई के बाद खेत को समतल करा लीजिए। ये जो होती है गोबर और डालना, ये बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वह घट गई है, तो वह फुर्ती करने में इसमें काफ़ी सहायता होता है। नीम की खल्ली और पुरानी गोबर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये किसान भाई प्रकृति खाद के तौर पे ये जाना जाता है और ये आपको आसानी से आपके अपने गांव में उपलब्ध हो सकता है। इसके बाद हम लोग मेड के माध्यम या हम लोग वीडियो में दिखा पा रहे हैं किसान भाइयों, हम लोग इसे भेली कहते हैं। हम लोग झारखंड से बात कर रहे हूँ और दिखा रहा हूँ झारखंड से वीडियो को। तो इधर के लोग हम लोग किसान भाइयों से भेली कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग इसे आलू की फसल को लगाए हैं। इसे बेड के माध्यम से आप भी लगा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों हम लोग बात करते हैं कि मिट्टी अच्छी निकासी वाली भूमि होना चाहिए, जहाँ पे पानी का निकासी आसानी से हो सके। हमें वैसे भूमि का भी किसान भाई चयन करेंगे और उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। इसके अलावा दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, ये जो मिट्टी होते हैं ये आलू खेती के लिए बहुत ही उत्तम मिट्टी माना जाता है। खेती तरीका से अलग खेती कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान भी किसान भाई जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आलू खेती के लिए पीएच जो मान होता है वह 7 से 8 के आसपास होता है। तो ये बहुत ही आलू के लिए उत्तम पीएच मान माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि आलू की तापमान के बारे में। तापमान भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, इसीलिए हमें तापमान भी जानना बहुत ही आवश्यक है। बात करें तो उसकी तापमान के लिए तो आवश्यक होता है कि क्योंकि अलग अलग राज्यों में तापमान अलग अलग होता है। आपको अपने अनुसार देखना है कि आप किस राज्य से हैं, तो वहाँ के तापमान कम से कम आलू के लिए 25 से 30 सेल्सियस डिग्री होना, मध्य में होना बहुत ज़रूरी है। ये है दिन की तापमान है, और रात में तापमान इसमें 18 से 20 के आसपास होता है। ये भी अच्छा माना जाता है। और कंद के समय कम से कम 18 से 20 सेल्सियस होना चाहिए। जब कंद में इसमें कंद हो रहा है, बड़े बड़े कंद निकल रहे हैं, फल इसमें फलियां आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, तो उसमें जो तापमान होता है उसका तापमान कम से कम 18 से 20 सेंटीमीटर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उन्नत समय की बात करें तो, या अच्छी समय की बात करें, जब हम समय जब लगाते हैं उसका जो होता है, क्योंकि आलू एक है रबी प्रमुख फसल में माना जाता है। इसे रोपने की जो समय होती है अक्टूबर के मध्य में इसे लगा सकते हैं, मतलब 15 अक्टूबर के आसपास इसे बुआई कर लेनी चाहिए। अगर आपको आलू अगर लेट से लेनी है तो आप नवंबर के आसपास इसे अपने खेतों में लगा सकते हैं, या फिर इसे अपने खेतों में बो सकते हैं।
आदि काफ़ी अच्छा ग्रोथ इससे आपको मिलेगा। अगर आप अक्टूबर नवंबर के बीच में खेतों पे इसकी आप बुआई कर रहे हैं किसान भाई, तो उस समय इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही अच्छा होता है, फसल काफ़ी अच्छा होता है। और किसान भाई हम लोग फिर बात करते हैं क्या उन्नत किस्म के बारे में, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग खेती के अनुसार आपको वहाँ पे आलू के बीज आपको उपलब्ध होते हैं। जैसे पोखराज हो गया, ज्योति हो गया, सोनालिका हो गया, सोनी किस्म हो गया, ये सब जो हैं ये सब जो उन्नत बीज में माने जाते हैं। उन्नत बीजों के लिए ये जो होते हैं ये आलू तैयार हो जाते हैं 90 से 110 दिन में। ये आलू आपका पूरा तैयार हो जाता है, अपने फसल को आप फिर आसानी से इसे उखाड़ सकते हैं किसान भाइयों। तो हमें इन सब बातों पे अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि हमें कब क्या करना है, कब खाद डालना है, कब पानी देना है, कब सिंचाई करना है। ये मैं वीडियो में दिखा पा रहा हूँ। मेरे ये वीडियो अभी आज मैं इसे लगाया हूँ और लगाने के बाद मैं इसमें पटवन पानी सिंचाई की आज मैं डाला हूँ। इसके बाद आप बात करें कि बीज का उपचार, तो बीज के उपचार भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसे करना चाहिए। अंकुरित में बीज उपचार अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदा होते हैं। इससे क्या होती है फंगस और जो बीमारियां होती हैं वह आपका नहीं लगता है। इसीलिए हमें लगाने समय बीज का उपचार भी करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ के जो लोकल बाज़ार है वहाँ से आप कीटनाशक दुकान से आप उसका उपचार का मेडिसिन लेके उसका उपचार किसान भाई कर सकते हैं, वो आपको आराम से मिल जाता है। जिससे क्या होता है क्या जब फल होते हैं उसमें इसमें फंगस लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये जो समय जो होती है ये ठंड के मौसम होता है, इसमें भी पाला पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। आप बात करें कि बुआई के समय हमें कौन कौन सा खाद का हम लोग इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, तो जिस हम लोग बुआई करते हैं उस समय हम लोग पोटास फास्फोरस आलू खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद माना जाता है। हम किसान भाई इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो हम प्रति एकड़ के हिसाब से हम आपको खाद के बारे में किसान भाई जानकारी दे रहे हैं। तो कम से कम 2 बोरा DAP लें, 3 बोरा SSP खाद लें और 1 बोरा MOP खाद लें। ये तीनों खादों को अच्छी तरह से मिला के हम लोग इसको लगा अपने खेतों में जब बुआई कर रहे हैं उस समय हम लोग खेतों पे से दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग जब सेकेंड खाद देने की बात होती है किसान भाइयों, तो हम लोग 20 से 25 दिन के बाद जब आलू आपके फिर इसमें अंकुरित हो जाए उसमें फिर हम लोग इसमें खाद डाल सकते हैं। वो भी किसान भाई मैं बता रहा हूँ, वह प्रति एकड़ हिसाब से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। 30 kg यूरिया और फास्फोरस लेके हम इसे फिर अपने खेतों में से डाल सकते हैं। और इसमें बात करते हैं किसान भाई तो सिंचाई के बारे में, तो हम लोग जब भी खाद दें उससे पहले शाम में इसमें खाद देने के बाद इसमें अपना सिंचाई करने से, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा तो किसान भाई के खाद जो होते हैं आपके अच्छी तरह से मिट्टी में गल जाते हैं। इसीलिए जब भी खाद दे किसान भाई तो उसमें इसके बाद सिंचाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जो मैं आपको अपने वीडियो में दिखा भी पा रहा हूँ। मेरे पीछे मैं अभी इस पर सिंचाई किया, पटवन किया हूँ, जो मेरे वीडियो आपको देख पा रहे हैं। मेरे खेतों में नमी आपको दिख भी रहा हो किसान भाइयों। और अब बात करें किसान भाई क्या जब इसमें कंद आ जाए तो उस समय हम लोग खेतों की नमी रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में इसमें निराई गुड़ाई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होती है। हम लोग इसे आलू में कम से कम 3 बार निराई गुड़ाई होती है, करना भी चाहिए किसान भाइयों। एक फर्स्ट निराई जो होती है वह 25 से 20 दिन के बाद इसकी निराई गुड़ाई होती है। इसके बाद जो फिर होती है वह आपका 30 से 35 दिन के अंतराल में फिर इसकी निराई गुड़ाई होती है। जब भी हम लोग किसान भाई निराई गुड़ाई करें उसमें हम लोग खाद का इस्तेमाल अवश्य करें, जो मैं आपको वीडियो में दिखा पा रहा हूँ। और इसके बाद जब कंद आ जाए तो उसमें खेतों में नमी होना बहुत ही ज़रूरी होते किसान भाइयों। और बात करें किसान भाई क्या हम लोग इसमें सिंचाई की बातें तो हम लोग बात कर लिए हैं। इसमें अगर कीटनाशक के बाद बात करें तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं जिस राज्य से,
तो उसके अनुसार आप इसमें पाला पड़ने की संभावना होती है, क्योंकि ये ठंड के मौसम होने के कारण। तो उस समय आप लोकल बाज़ार से इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें नमी होगी तो पाला पड़ने की खेतों में कम संभावना पड़ती है। ये हमें आलू खेती में पाला से बचाना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों। और हम लोग इन सब चीज़ों पे हम लोग को अच्छी तरह से ध्यान देने होती है। अगर आपके पौधे अच्छे तरह से ग्रोथ कर रहे हैं तो आपकी फसल भी काफ़ी ज़्यादा होगा, और किसान भाइयों आपको इसमें ज़्यादा किसान भाई मुनाफा होगा। तो हम मेरे वीडियो में देख भी पा रहे हैं, ये जो है मेरे 20 से 25 दिन के आलू के खेत में आप देख सक रहे हैं, आज पौधे उग चुके हैं। इसमें मैं अभी सेकेंड निराई गुड़ाई करने जा रहे हैं। इसके बाद इसमें फिर से वह खाद की प्रक्रिया जो है मैं पूरा करूँगा। ये अच्छी तरह से इसका जनरेशन भी हो चुके हैं, और इसके बाद फिर इसमें भरने के बाद निराई गुड़ाई करने के बाद फिर इसमें पानी और खाद का हम लोग इसमें किसान भाई छिड़काव करेंगे। तो इससे क्या होती है कि आपको जो भी जनरेशन जो नहीं हो चुके हैं अभी, वो आप पूरे देख भी पा रहे हैं मेरे वीडियो में। वह कुछ गाछ हैं जो अभी नई जनरेशन नहीं हुआ है, बाकी सारे देखिए मेरे वीडियो में आपको दिखा भी पा रहा हूँ। वह अच्छी तरह से इसमें जनरेशन मेरे बाड़िए में खेतों में इसका हो चुका है। तो आप भी किसान भाइयों, इसे हम लोग लगाने के लिए बहुत आसान तरीका होती है। भिल्ली के अनुसार इसमें आप अपने बीजों को अपने जो आलू के जो होते हैं कंद होते हैं उसे काट के, जो बड़े कंद हैं उसे काट के फिर अपने भिल्ली में है उसे रख के और फिर से एक कुदाल के माध्यम से हम लोग इधर भर देते हैं, जिससे कि बीच में नाली भी बन गए, और दोनों साइड के मट्टी फिर इसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं, जहाँ पे हम लोग इसका कंद को फल को जो रखे हैं, आलू के जो बीज है वो रखे हैं। और इसके बाद फिर से लगाने के बाद इसमें सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो फिर इसमें अंकुरित जो पौधे हैं वह अच्छी तरह से जनरेशन नहीं हो पाता है। तो हमें आलू के लगाते समय हमें देखने हैं कि हमारे खेतों में नमी कितनी है, उसके अनुसार हम लोग फिर इसमें पानी लगा देते हैं। तो इसमें 7 से 8 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके इसमें पौधे आपके अंकुरित हो जाएंगे और पौधे आपके निकल जाएंगे, जो मैं आपको वीडियो में दिखा भी पा रहा हूँ। इसमें जो है ये मेरा पूरी तरह से अंकुरित हो चुके आलू। अब इसमें मैं खाद और इसकी निराई गुड़ाई की हम लोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जो सबसे अति उत्तम महत्वपूर्ण बात है वह है कि हम लोग जिस भूमि का चयन कर रहे हैं किसान भाई, तो वहाँ हमें ध्यान देना है कि पानी की निकासी होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी की निकासी अच्छी तरह से नहीं हो पाती किसान भाइयों, तो आपके जो फसल है उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है, और काफ़ी से किसान भाइयों को बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि अभी जो समय है वह ठंडा का मौसम है और बरसात का लास्ट समय इंड होने जा रहा है, इसीलिए हमें ऐसे भूमि को चयन करें जहाँ पे पानी का निकासी अच्छी तरह से हो सकता है। और ध्यान दें कि हम लोग इन सब बिंदुओं पे क्या हमें निराई कब करनी है, इसमें कौन सा उन्नत किस्म के बीज उपचार में लेने हैं, हमें इसमें कब पानी देना है, इसमें कब हमें निराई गुड़ाई करना है, हमें खेतों को अच्छी तरह से कैसे तैयार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छी तरह से विस्तार से जानकारी लें किसान भाइयों। क्योंकि वह एक खेती करने का ये जो होती है वह पूरी परिपूर्ण तरीका माना जाता है, क्योंकि अगर सही समय पे ऐसे आप बुआई नहीं करते हैं तो आपका फिर फसल पीछे हो जाता है, और जो बाज़ार का जो रेट होता है वैल्यू वो आपसे गिर जाता है और आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट अच्छे रेट में अगर सेल करना चाहते हैं अपने फसल को, आलू की खेती को, तो इसे आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक या 15 अक्टूबर तक अपने खेतों में से बीजों को लगा देते हैं, तो बुआई कर देते हैं किसान भाई। तो आपका ये जो बुआई करने के बाद कम से कम 90 से 110 दिन के बीच में ये आपके फसल तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इसे फिर अपने आप मार्केट में से आप सेल करते हैं, जिससे कि आपका कम से कम 30 से 40 रुपये प्रति केजी के रेट से आपको मार्केट में से आसानी से आप सेल कर सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि इसमें क्या होती है कि नई आलू की फसल होते हैं तो मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, और आपको किसान भाइयों ये चीज़ों पे आपको ध्यान देनी है। क्या हमें जो मेन चीज़ है, किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं तो हमें समय देखना है क्या किस समय पे किस तरह की खेती हमें करना है, कौन सा खेती करना है, उसका सही समय हमें से आकलन करना है। और सही समय पे अगर आप खेती करते हैं किसान भाइयों तो आपको काफ़ी लाभ होता है।
इसी चीज़ों को हम लोग को ध्यान दे के हम लोग किसान भाइयों, जो भी किसान भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर ध्यान देना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें किसान भाइयों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। नमस्कार।